गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे चैंपियंस? दोस्तों आज एक बेहतरीन चैप्टर यानी ग्रेविटेशनल 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर ले लो। यही चीज आने वाली है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन या फिर बड़े यूनिवर्स की बात कर रहे, उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जिन लोगों को यूनिवर्स में इंटरेस्ट है कि सर क्या हो रहा है, उसको ये चैप्टर बहुत पसंद पड़ना चाहिए। तो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 7। नाम है ग्रेविटेशनल। सर इसकी चैप्टर की ये चैप्टर की मेन चीज बात यह है कि यहाँ पे मोशन की बात होगी। सर बहुत साल पहले सब साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज थे कि भाई सेंटर में कौन है, अर्थ सेंटर में है कि सन सेंटर में। उसके हिसाब से अलग अलग प्लेनेट की मोशन की बात हुई। तो याद रखना बेटा, सीक्वेंस समझना। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था उसका नाम था टॉलेमी। तो फर्स्ट साइंटिस्ट उसका नाम था दोस्तों टॉलेमी। टॉलेमी ने बोल दिया कि सेंटर में कौन है भाई? सेंटर में अर्थ है। आप अर्थ पे हो, सन आ रहा है, सन जा रहा है, यानी सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है। मून आ रहा है, मून जा रहा है, यानी हम लोग स्टेडी है और हमारे आसपास सब लोग घूम रहे। इसका मतलब जियोसेंट्रिक थ्योरम टॉलेमी नाम के साइंटिस्ट ने बोल दी। पर हमारे भारत के जो ऋषि मुनि हैं, जो भारत के बहुत साल पहले जो लोग, उन्होंने पहले बोल दिया था। नाम आर्यभट्ट जी, महर्षि आर्यभट्ट। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सर रुको जरा, सब्र करो। सेंटर में कौन है? सेंटर में सूर्य है, सन है, और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते रहते हैं। हमारा अर्थ भी उसके आसपास ही घूमता है। 1000 साल पहले बोल दिया था और उसे बोला था हेलियोसेंट्रिक थ्योरम। सर उसके बाद देखो 1000 साल बाद, देख सकते 1000 साल बाद निकोलस कॉपरनिक्स, ये सारे ग्रीक यूरोपियन कंट्री वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोल दिया कि बात सही है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरम ही है। देखो सबसे पहले किसने बोला था? टॉलेमी। और धीरे धीरे बढ़ते गए तो पता चला कि भाई सेंटर में तो अर्थ है और हम सब उसके आसपास घूमते हैं। सर डन। तो फिर टाइको ब्राहे नाम का साइंटिस्ट आया, उसने अपनी ओपन आई से देखा कि हाँ सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो सकती है। और वही चीज को उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ, गैलीलियो आ गया। गैलीलियो ने बोला सर बात सही है, एक प्लेनेट नहीं है, बहुत सारे प्लेनेट है। और जो आर्यभट्ट जी ने बोला था, निकोलस कॉपरनिक्स ने बोला था, ये सारी बात क्लियर है। सर डन। फिर आया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन केपलर। जैसे न्यूटन के 3 लॉ थे फोर्स के, बिल्कुल वही मेथड से जॉन केपलर ने 3 लॉ दे दिए और ऐसा बोला कि ये तीनों के बिना आपको ग्रेविटेशनल कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अगर ग्रेविटेशन को बहुत अच्छा करना है तो ये 3 मेथड को समझना पड़ेगा। सर डन है। तो उसके लिए हेलियोसेंट्रिक के अंदर सबसे पहले जियोसेंट्रिक्स के बारे में बात कर दी थी टॉलेमी ने। टॉलेमी ने बोला उसके हिसाब से ऑल द ऑब्जेक्ट, स्टार्स, सन एंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी सब लोग अर्थ के आसपास घूम रहे हैं, जो हमने पहले ही बोल दिया। सर फास्ट। सर द ओनली मोशन दैट डू द पॉसिबल द सेंट्रल ऑब्जेक्ट वॉज मोशन इन सर्क्यूलर, यानी सब सर्कल में घूमने चाहिए। क्लियर बोल दिया कि सब घूमेंगे तो सर्कल में ही घूमेंगे। अब धीरे धीरे कुछ नया आने वाला है, तो पहले समझना। नेक्स्ट चीज, सर सारे प्लैनेट्स घूमेंगे, टॉलेमी ने बोल दिया और उनका एक ऑर्डर भी दिया। बात ओके, डायग्राम देख लो। देखो सेंटर में कौन दिखाई दे रहा है आपको? अर्थ, सन, मून, बाकी सब उसके आसपास घूम रहे हैं। और वहीं से इलेक्ट्रॉन के बारे में भी यही मॉडल से शुरुआत हुई थी। सर डन है। नेक्स्ट फिर आया हेलियोसेंट्रिक। आर्यभट्ट जी आ गए। आर्यभट्ट जी ने, आप देख सकते हो 5th सेंचुरी में बोल दिया था कि सर हेलियोसेंट्रिक यानी सेंटर में कौन होना चाहिए। निकोलस कॉपरनिक्स आ गए। कॉपरनिक्स ने बोला कि सेंटर में कौन होना चाहिए बेटा? सन होना चाहिए। अब ये इतना फास्ट इसलिए ले रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको शायद एसक्यू एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट, सर इतना अच्छा हमारा यूनिवर्स, कितना मस्त लग रहा है, देखो सही।
और उसको समझने के लिए आपको जॉन केपलर के 3 बेस्ड मेथड जो आपको समझने पड़ेगी। फर्स्ट लॉ, ये आपको एक ऑर्बिट दिख रही है बेटा? यस सर। अब ये ऑर्बिट ऐसी है जो इलिप्टिकल या फिर ओवल शेप में है, सर्कुलर शेप में नहीं है। इसका मतलब ये उसकी मेजर एक्सिस है और ये इसकी माइनर एक्सिस है। अगर सर्कुलर पाथ होता तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बोथ आर इक्वल, पर यहाँ पे इक्वल नहीं है, देख सकते हो। अगर मान लो कि ये सेंटर को मैं ओ बोल दूं, रेड मार्कर से लेते हैं, ये सेंटर को मैं ओ ए बोल दूं, तो ओ ए ग्रेटर देन ओ बी, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस। डन है। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑर्बिट के हिसाब से होगा, इसलिए वो ऑर्बिट का कंसेप्ट समझाएगा, हम बाद में पूरा क्लियर करने वाला है। सेकेंड लॉ सर एरिया की बात करेगा, यानी सेम टाइम में सेम इंटरवल कवर करेगा। मान लो कि हमारा सन है, ये मान लो कि डेल्टा टी टाइम में इतना एरिया कवर कर रहा है, तो जब ये प्लेनेट इधर आएगा तो अगेन रिपीट सेम टाइम में इतना, इसका एरिया और इसका एरिया बोथ आर इक्वल। अगर टाइम इक्वल होगा तो एरिया भी इक्वल कवर करेगा, इसलिए उसको डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड लॉ प्लीज बच्चों इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर आप ये जो सेमी मेजर एक्सिस है उसको ए बोलो तो ए क्यूब, यानी जो रोटेट हो रहा है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सर डन। ये 3 लॉ को हम बहुत प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में मैं बोल देता हूं। तो देख सकते हो एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया है। सर ये ओवल शेप बनेगा या फिर इलिप्टिकल शेप, आप जो बोलना चाहो, तो उसका एक सेंटर देखो इधर है ना, एफ बोलेंगे, फोकी बोलेंगे, दूसरा फोकी इधर हो सकता है। दोनों में से कोई एक सेंटर में सन होगा और सारे प्लैनेट्स उसके आस पास ऐसे घूमते रहेंगे। फिर से बोलो, ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ये इनडायरेक्टली इलिप्टिकल शेप जा रहा है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि सर ये सर्कुलर मोशन का एक पोर्शन हो सकता है। ये था केपलर्स फर्स्ट लॉ। अगेन ऑर्बिट के बारे में था, इसलिए ऑर्बिटल लॉ। सेकेंड लॉ देख लो आप, ये सन यहां पे दिखाई देगा, आपको यहां पे सन दिखाई देगा और ये आपका अर्थ मान लो। इसके बारे में इसलिए फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। सर डन। ये आपने अभी जो बोल दिया उसके हिसाब से, तो यहां पे लिख देता हूं डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद होगा L बाय 2m, m मतलब मास, L मतलब क्या, याद करो एंगुलर मोमेंटम। याद होगा L का इक्वेशन आपको याद है, ये पूरी थियरम प्रूव करने वाले हैं, पर अभी L इज इक्वल टू mvr। सडन ये जो आपने बोला इट्स कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, तो एरियल वेलोसिटी अगर एग्जाम में पूछेंगे उसका एमएलटी यूनिट क्या होगा, तो एरियल वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बच्चों एमएलटी ध्यान से देखना, एग्जाम में इसका एमएलटी पूछ सकते हैं। डन सर। सर क्लियर है। थर्ड लॉ का डायग्राम भी आप ध्यान से देख लो। थर्ड लॉ के हिसाब से सन है, उसके आसपास अर्थ घूम रहा है, इक्वेशन रेडी है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। बच्चों ये सारी चीजें इतनी फास्ट इसलिए ले ली कि आप लोगों ने ऑफलाइन में इसको देखा हुआ है, और इसके हिसाब से आप लोग जब एमसीक्यू और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ध्यान में रखना। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखो बेटा ये हमारा कौन है, सन, ये कौन है, अर्थ। सन और अर्थ दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। हाँ सर, यहां भी देख सकते हो अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है,
ये आप देख सकते हो छोटा सा दिखाई देगा, मून है। तो ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा, कैसे काम करेगा? तो उसका इक्वेशन अगर देखना है तो प्लीज प्लीज प्लीज, F is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distance. फिर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। यानी मान लो कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो पहली बात, पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाने वाला है। फिर से, पूरे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाने वाला है, और जो वो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। सर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, सो इक्वेशन मिला F, सर इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बेटा बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, प्रिपेयर कर लो। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। रिपीट, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सर ये G मतलब क्या? तो G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हर एक न्यूमेरिकल्स में आने वाली है, पक्का कर दो, 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर यानी kg स्क्वायर। इसको करना ही पड़ेगा अच्छे से। सर डन है। अब इसके साथ साथ इसका MLT भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाँ, m-1 L3 T-2। बेटा ये सारी चीजें आपको एग्जाम में MCQs में आ सकती है, और मैं तो G की वैल्यू ऐसा बोला हूं, G की वैल्यू नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो बेटा तो इसकी वैल्यू प्रिपेयर कर देना। सर डन है। तो मैं आगे जाके ऐसा बोलूं कि अगर मेरे को कोई बोले कि सर ये चीज आपने जो एक्सप्लेन की उसके हिसाब से अगर ये मास है, अर्थ है, तो हमारा क्या होगा? मास एंड अर्थ, इन दोनों के बारे में आप डिस्कस करोगे तो ये इक्वेशन क्या मास एंड अर्थ के लिए प्रूव हो सकता है? बोलो बेटा, मास एंड अर्थ के लिए ये इक्वेशन आप प्रूव कर सकते हो? यस और नो बेटा, जल्दी। मास एंड अर्थ के लिए यही इक्वेशन आप प्रूव कर सकते हो? ओह सॉरी, एक मिनट बेटा। मास एंड अर्थ के लिए यही इक्वेशन आप प्रूव कर सकते हो कि नहीं? बोलो, कर सकते हो? क्या आएगा इक्वेशन? सर इस सेम स्टाइल से अगर आपके पास में कुछ ये इक्वेशन रेडी है तो यहां पे सेम स्टाइल से इक्वेशन बनेगा, F इज इक्वल टू, चलो इसका इक्वेशन बना दो बेटा जो आपके काम में आने वाला है। इन दोनों के लिए जो आपका इक्वेशन बनेगा अर्थ के लिए, F इज, ध्यान से देखना, ये कौन है बेटा? ये है सन, ये कौन है? अर्थ। तो इनका इक्वेशन कैसे बनेगा? तो F इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, G MS ME, मान लो कि इनका डिस्टेंस R है R स्क्वायर। तो ये किसके बीच का डिस्टेंस हुआ बेटा? तो सुनो, मास एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच का इक्वेशन ये बना। सेम स्टाइल से अगर यहां पे जा रहे हो तो इसका इक्वेशन बनाना है, तो ये है अर्थ, ये है मून। सो F इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन R स्क्वायर। बच्चों ऐसे इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस करोगे तब आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अब सर आगे वाला जो था, आपने जो यहाँ पे थोड़ा मार्कर का इश्यू आया था और उसको हमने सॉल्व कर दिया, सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो कि हम अर्थ की बात करते हैं, ये हमारी प्यारी सी अर्थ, RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ME मतलब मास ऑफ अर्थ,
उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है। सर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है और उसका मास m, और वो अर्थ के आसपास घूम रहा है या फिर स्टेडी है। सो F इज इक्वल टू जी। कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ। किस पे फोर्स लगा रहा है? m अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r²। सर डन है, ये चीज मेरे माइंड में क्लियर है। अगर मैं वेट फोर्स की बात करूं तो वेट फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू mg। सर ग्रेविटेशनल है तो जी लिख दो। क्या बेनिफिट आ रहा है ध्यान से देखना। लेट्स कंपेयर टू इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? सर mge इज इक्वल टू gme m अपॉन re²। बच्चों बहुत अच्छा होने वाला है। देख लो m कट हो गया, सो जीई मतलब gme अपॉन re²। सर परफेक्टली डन कर दो इक्वेशन। मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। सर जी मेरे पास रेडी है। अब जी जैसे ही आपको आता है बेटा तो पहले आपको कुछ वैल्यूज याद रहनी चाहिए। जैसे कि मैं आपकी जगह पे हूं, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, ये 3 वैल्यू कंपलसरी आपको याद रहनी चाहिए। स्टार्ट। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, या फिर 6400 किलो मतलब 10⁻3, तो 64 10⁻5 मीटर। सर डन है। सर मास ऑफ सन यानी सन का मास क्या होगा? 2 इंटू 10⁻30 kg। बच्चों हो सके 2-3 बार लिखनी पड़े पर ये वैल्यू आपको कंपलसरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। क्यों? अब देखो यहां पे हम जब वैल्यू पुट करते हैं, बोलिए जी की वैल्यू क्या था? 6.67 10⁻−11। सर डन है। ME मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24। RE रेडियस ऑफ अर्थ 64 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर। बेटा आप कैलकुलेशन करोगे तो 9.77 जैसा आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जो आज आप पहली बार सीखे, अब तक आप लिखते आए थे कि ये वैल्यू रट लो रट लो रट लो, ये आपने पूरा कैलकुलेशन करके किया। और मैं तो बोलता हूं बेटा अगर आपके माइंड में अब क्लियर हो चुका है कि ऐसे काम होता है तो एक काम करो, सर जी की वैल्यू और कैपिटल जी इन दोनों का आप डिफरेंस बना सकते हो अपने हिसाब से। आपको लगे 1 2 3 4 पॉइंट मैंने बनाए तो भी चलेगा। जैसे मैं बोलूं ये जी है, इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू लिख दो। इसे क्या बोलते थे याद करो? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू लिख दो। इसका यूनिट लिखो, इसका यूनिट लिखो, इसका एमएलटी लिखो, इसका एमएलटी लिखो। सर ये किस पर डिपेंडेड है, कैसे चेंज होता है? ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो देखो मैंने इनडायरेक्टली आपको 4 पॉइंट डिफरेंस के बता दिए। ओके, थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी बोर्ड के बारे में, पर ये आपको मैंने पूरा कंसेप्ट सिखाया। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत अच्छे से 2-3 चीजों पे फोकस करेंगे, और उसके फॉर्मूला प्लीज नीट JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।